तो यूनिट हम सेकंड कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 का हमारा चल रहा है। और जो आज का जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्रतिरोधों का संयोजन। देखना, हमें पता है कि प्रतिरोध क्या होते हैं। किसी धारा में उत्पन्न अवरोध को हम बोलते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। जैसे कि हम ये मान लेते हैं हमारे पास में दो प्रतिरोध हैं। एक प्रतिरोध है ये 2 ओम का, और ये दूसरा प्रतिरोध है ये भी है 2 ओम का। एक 2 ओम का और दूसरा प्रतिरोध भी 2 ओम का। और जो हमें परिपथ में जो प्रतिरोध की आवश्यकता है वो है 4 ओम की। ये दो ओम के दो प्रतिरोध है और परिपथ में हमें 4 ओम के प्रतिरोध की आवश्यकता है, या फिर हम मान सकते हैं कि 1 ओम के प्रतिरोध की हमें आवश्यकता है। तो हम इन दोनों प्रतिरोधों से ये 4 ओम का और 1 ओम का प्रतिरोध किस प्रकार से प्राप्त करें, उसके लिए हमें प्रतिरोधों का संयोजन है वो किया जाता है। उसके दो तरीके हैं। अगर 2 ओम से हमें 4 ओम का प्रतिरोध अगर प्राप्त करना है तो प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो हमारे पास में 4 ओम का प्रतिरोध है वो प्राप्त हो जाएगा। अगर 2 ओम के दोनों प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारे पास में 1 ओम का प्रतिरोध वो प्राप्त होगा। तो किस प्रकार से जोड़ा जाता है समांतर और श्रेणी क्रम में, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें 1 नंबर आता है श्रेणी क्रम संयोजन। यानी कि दो ओम के दो प्रतिरोध हमारे पास में, और हमें परिपथ में जो जरूरत है वो है 4 ओम के प्रतिरोध की। यानी कि उपलब्ध प्रतिरोधों से, यानी कि दो अपने पास उपलब्ध प्रतिरोध है, एक तो 2 ओम का और दूसरा भी 2 ओम का। उपलब्ध प्रतिरोधों से इच्छित प्रतिरोध, इच्छित प्रतिरोध यानी कि हमें 4 ओम का प्राप्त करना है या फिर हम 1 ओम का प्राप्त करना है। प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। यानी कि उपलब्ध प्रतिरोधों से इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। और जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो मुख्यतः हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो श्रेणी क्रम में और एक पार्श्व क्रम संयोजन, या फिर हम इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। तब हम ये स्टार्ट करेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से होता है। तो देखना कैसे करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन को। देखना, हमारे पास में ये 3 प्रतिरोध हैं। एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, और एक प्रतिरोध ये है। इन प्रतिरोधों को देखना एक श्रेणी क्रम में हम जोड़ रहे हैं। इनके संयोजन में प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रमवार तरीके से हम इसको जोड़ते हैं। और ये आपको बता दिया गया है कि इसमें प्रथम प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के प्रथम से, और इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार ये क्रम आगे चलता रहता है और ऐसे जो संयोजन बनेगा अपना वो बनेगा श्रेणी क्रम संयोजन। इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं। यह प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध है R2 और इसका प्रतिरोध है R3। इस प्रतिरोध में कुंजी जैसे हम लगाएंगे, कुंजी लगाते ही इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। हम ये मान लेते हैं इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो जैसे कि हमें पता है ये एक ही रेखा के ऊपर स्थित है, एक ही तार के ऊपर स्थित है, इसलिए जो धारा का मान है वो नहीं बदलेगा। यानी कि I धारा इसमें प्रवाहित होगी, I धारा इसमें प्रवाहित होगी और I धारा इसमें प्रवाहित होगी। यानी कि एक ही रास्ता है। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, अगर रास्ता बदलेगा तभी धारा का मान है वो बदलेगा। तो इसमें आप देख सकते हो रास्ता नहीं बदल रहा है, एक ही रास्ते के ऊपर ये सारे के सारे प्रतिरोध स्थित हैं, इसलिए धारा का मान है वो रहेगा समान। यानी कि I धारा जा रही है तो इस प्रतिरोध में भी I, इसमें भी I और इसमें भी I धारा ही जाएगी। इसका विभवांतर है V वोल्ट की बैटरी से इसको हमने जोड़ दिया है। अब देखना, इसमें आपको ये याद रखना है, ये ट्रिक आपको याद रख लेनी है कि अगर रास्ता बदलेगा तभी धारा का मान बदलता है। रास्ता बदलने पर धारा का मान बदलेगा। तो इसमें देखना रास्ता नहीं बदल रहा है, एक ही रास्ते के ऊपर ये तीनों प्रतिरोध स्थित हैं,
तो इसलिए धारा का मान इसमें समान होगा, जबकि विभवांतर का मान इसमें अलग अलग होगा, क्योंकि बिंदु बदलने पर विभवांतर का मान बदलता है। यहाँ पर बिंदु है, मान लेते हैं ए, यहाँ पर बिंदु है बी, यहाँ पर है सी और यहाँ पर है डी। बिंदु यानी कि ए और बी बिंदु के बीच में प्रतिरोध R1 स्थित है, बी और सी के बीच में प्रतिरोध R2 स्थित है और सी और डी के बीच में प्रतिरोध R3 स्थित है। यानी कि बिंदु बदल रहे हैं और बिंदु बदलेगा तो विभवांतर का मान भी बदलेगा। यानी कि इसको आपको याद रखना है कि यदि बिंदु बदलते हैं, यदि बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर का मान बदलता है। यदि अगर बिंदु बदल रहे हैं तो विभवांतर का मान भी बदलेगा। ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध R1 है, बी सी के बीच में R2, सी और डी के बीच में R3। इसलिए इसका जो विभवांतर होगा वो मान लेते हैं कितना होगा V1, इसका विभवांतर होगा V2 और इसका विभवांतर होगा V3। और रास्ता बदलने पर धारा का मान है वो बदलता है। रास्ता बदलने पर धारा का मान बदलता है। इसमें आपको पता रास्ता भी नहीं बदल रहा है, एक ही रास्ते के ऊपर स्थित है, धारा का मान नहीं बदलेगा। बिंदु बदल रहे हैं तो विभवांतर बदलेगा, तो बिंदु बदल रहे हैं। ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध R1 है, विभवांतर आएगा V1। बी और सी के बीच में एक प्रतिरोध R2 है, विभवांतर है V2। और सी और डी के बीच में एक प्रतिरोध है R3, विभवांतर कितना आएगा V3। क्योंकि बिंदु बदल रहे हैं तो विभवांतर का मान बदलेगा और रास्ता नहीं बदल रहा है तो धारा का मान भी नहीं बदलेगा। ये श्रेणी क्रम में संयोजित परिपथ हो गया। अब इसके तुल्य परिपथ हम बनाए, यानी कि इन तीनों प्रतिरोधों के तुल्य एक प्रतिरोध अगर और बनाए हम, यानी कि तुल्य परिपथ हम बनाए इसका, जो इसका तुल्य परिपथ हम बनाएंगे तो देखना किस प्रकार से बन जाएगा। ये कुंजी है के। अब इसके तुल्य प्रतिरोध हमने यहाँ पर बना लिया है, यानी कि ए और डी के बीच में कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं ए और डी के बीच में। यानी कि अब तो तीनों प्रतिरोध अलग अलग लगे हुए थे, लेकिन तुल्य प्रतिरोध में ए और डी के बीच में जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, आर तुल्य। यानी कि आर तुल्य है वो किसके बराबर में होगा, R1, R2 और R3 के बराबर में। अब देखना इस बैटरी को, ये V1, V2, V3 तीनों मिलकर इस बैटरी को झेल रहे थे, लेकिन अब तुल्य परिपथ में ये सिर्फ R तुल्य ही अकेला ही इस बैटरी को झेलेगा। यानी कि V बराबर कितना आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये इसके संगत हो गया है तुल्य परिपथ और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I। ठीक है, अब देखना इसको हम करते हैं ओम के नियम से स्टार्ट करेंगे, तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से प्रतिरोध R1 के लिए, प्रतिरोध R1 के लिए हमें पता है ओम का नियम V बराबर कितना होता है, I R। तो प्रतिरोध R1 के लिए कितना विभवांतर आएगा, V1 इक्वल टू धारा है सिर्फ I और प्रतिरोध है R1। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब प्रतिरोध R2 के लिए, प्रतिरोध R2 के लिए, तो प्रतिरोध R2 के लिए जो विभव है वो है V2 और I धारा समान है और प्रतिरोध है R2। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब प्रतिरोध R3 के लिए, प्रतिरोध R3 के लिए, तो प्रतिरोध R3 के लिए कितना आ जाएगा, V3 इक्वल टू IR3। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। अब तुल्य प्रतिरोध
तुल्य प्रतिरोध या फिर तुल्य परिपथ से V इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर तुल्य। इसको समीकरण नंबर लिख देंगे 4। अब देना हम परिपथ से क्या लिख सकते हैं कि जो V है वो किसके बराबर में होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिपथ से, तो परिपथ से V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो समीकरण 1 व 2 3 4 से हम मान रख देंगे यहाँ पर। समीकरण 1 2 3 व 4 से तो देखना ये V का मान है आई आर तुल्य, यहाँ पर रखेंगे आई आर तुल्य इक्वल टू V1 का मान है आई आर वन प्लस V2 का मान है आई आर टू प्लस V3 का मान है आई आर थ्री। अब आई आर तुल्य इक्वल टू हम करेंगे, इसमें आई कॉमन आ रहा है, ये आई रहा, तो इसमें आई कॉमन ले लिया है। अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये आई से ये आई कैंसिल हो गया है, तो R तुल्य इक्वल टू हमारे पास में बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो अपने पास तुल्य प्रतिरोध आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध आएगा R तुल्य इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस Rn। तो ऐसा जो संयोजन होता है उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि इस संयोजन में प्रतिरोध को एक के बाद एक क्रमवार जोड़ा जाता है। ये देखना यहाँ पर एक के बाद एक क्रमवार तरीके से हमने इसको जोड़ रखा है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। जैसे कि इस प्रतिरोध R1 की हम बात करें, इस प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 का दूसरा सिरा वो प्रतिरोध R3 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जो संयोजन है उस संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और ये सारे के सारे एक ही रास्ते के ऊपर स्थित हैं, इसलिए धारा का मान होगा समान। अगर रास्ता बदल रहा है तभी धारा का मान बदलेगा, अगर रास्ता नहीं बदल रहा है तो धारा का मान नहीं बदलेगा। अगर बिंदु बदल रहे हैं तो विभवांतर का मान बदलेगा, अगर बिंदु नहीं बदल रहे हैं तो विभवांतर का मान नहीं बदलेगा। जैसे कि इसमें ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध R1 स्थित था, FB BC और CD। इसमें देखना बिंदु बदल रहे हैं, अलग अलग बिंदुओं के मध्य अलग अलग प्रतिरोध स्थित है, इसलिए इनके मध्य जो विभवांतर है वो भी अलग अलग होगा। तो V1 V2 और V3 आ गया है। इसके संगत अगर हम तुल्य परिपथ बनाएं, यानी कि इस प्रतिरोध का काम अकेला ये परिपथ करेगा, तो उसके संगत हमने यहाँ पर तुल्य परिपथ यहाँ पर बना लिया है। ये बिंदु A है और ये बिंदु D है। A और D के बीच में एक प्रतिरोध R तुल्य लगा दिया है जो किसके बराबर में होगा, R1 R2 और R3 के बराबर में। और जो ये V है वो किसके बराबर में होगा, V1 V2 और V3 के बराबर में। यानी कि पहले तो ये बैटरी लगी हुई थी, इस बैटरी को V1 V2 V3 तीनों मिलकर जल रहे थे, लेकिन अब जो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध है, ये जो V है अकेला इस बैटरी को झेल रहा है। कहने का मतलब बस यही है। अब देखना ओम के नियम से हमें तुल्य प्रतिरोध अब निकालना है, तो ओम के नियम से स्टार्ट करेंगे। तो प्रतिरोध R1 के लिए जो विभवांतर आएगा वो ओम के नियम से V इक्वल टू होता है IR, तो विभव है अलग, तो V1 इक्वल टू धारा समान है IR1, समीकरण नंबर 1। प्रतिरोध R2 के लिए V2 इक्वल टू IR2, इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। प्रतिरोध R3 के लिए V3 इक्वल टू IR3, इसको समीकरण नंबर 3। तुल्य परिपथ से यह रहा अपना तुल्य परिपथ, इस परिपथ से V इक्वल टू आ गया है, ये रहा V IR, तो IR का मतलब यहाँ पर ये रहा R तुल्य, तो IR तुल्य, समीकरण नंबर 4। अब परिपथ से हमें पता है कि जो V है वो किसके बराबर में है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के।
क्योंकि विभव है वो अलग अलग है। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण 1 2 3 4 से हम मान रख देंगे तो अपने पास आएगा R तुल्य इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि इसी प्रकार यदि बहुत सारे प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो अपने पास जो प्रतिरोध आएगा तुल्य वो आएगा R1 R2 R3 और Rn। तो ये अपना टॉपिक था श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें 2-3 पॉइंट और आते हैं वो और करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। अब यहाँ पर एक 2 पॉइंट दिए गए हैं इसमें कि सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा एक समान होती है, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा है वो नियत होती है। सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा एक समान होती है। अभी अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि इसमें रास्ता वो नहीं बदल रहा था, रास्ता नहीं बदल रहा तो धारा का मान है वो समान रहेगा। यानी कि जो 1 नंबर पॉइंट में बता रखा है कि जो धारा है वो क्या होती है, इसमें नियत होती है, जबकि विभवांतर है वो होता है अलग अलग। क्योंकि इसमें धारा का मान है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि इसमें जो रास्ता है वो नहीं बदलता। अब जो दूसरा पॉइंट है, तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए किसी भी एक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। देखना क्या मतलब है इस लाइन का, कि तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए किसी भी एक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। तो देखना समझते हैं इस लाइन का क्या मतलब है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है वो करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास में 3 प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध है 1 ओम का, दूसरा प्रतिरोध है 2 ओम का और तीसरा प्रतिरोध है 3 ओम का। अगर तुल्य प्रतिरोध हम निकालें, तुल्य प्रतिरोध, तो जो तुल्य प्रतिरोध अपनाएगा वो आएगा R तुल्य इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R तुल्य इक्वल टू R1 का मान कितना है 1, R2 का मान है 2, R3 का मान है 3। तो जो R तुल्य है वो कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6 ओम। तो ये लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि तुल्य प्रतिरोध का मान है 6 ओम। संयोजन में जोड़े गए किसी भी एक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। आप देख लेना, ये 6 है वो 1 से अधिक है, 2 है वो भी क्या है 6 से, 6 अधिक है 2 से और 6 अधिक है 3 से। तो ये मतलब इस लाइन का कि तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए किसी भी एक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। आप देख लेना, चाहे कोई भी प्रतिरोध इसमें ले लेना, तो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो दिए हुए प्रतिरोध के मान से हमेशा अधिक आएगा। अभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल बताया था कि 2 प्रतिरोध अपने, एक 2 ओम का है और दूसरा भी 2 ओम का। हमें जो प्रीपथ में जो जरूरत है वह है 4 ओम के प्रतिरोध की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे और श्रेणी क्रम में संयोजित करते ही अपने पास जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा, 4 ओम का आ जाएगा। यानी कि 2 ओम प्लस 2 ओम, तो ये आ गया अपने पास 4 ओम। एक 2 ओम का है, दूसरा भी है 2 ओम का, तो जो तुल्य प्रतिरोध है वो अपने पास आएगा 4 ओम का। क्योंकि ये 2 ओम का एक दिया हुआ ये है, एक दिया हुआ ये है, तो दोनों 2 ओम के प्रतिरोध देवे और हमें प्रीपथ में जो जरूरत है वो है 4 ओम के प्रतिरोध की। उसके लिए हमने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया है, तो हमारे पास में जो तुल्य प्रतिरोध है वो आएगा 4 ओम का। तो ये अपना टॉपिक था श्रेणी क्रम संयोजन, कंप्लीट हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, या फिर हम इसको पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। समांतर क्रम संयोजन, ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले आप ये दोनों पॉइंट है इसको नोट कर लेना। तो ये नेक्स्ट है समांतर क्रम संयोजन, यानी कि इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे आपस में जुड़े होते हैं तथा इसी तरह दूसरे सिरे भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। यानी कि देखना किस प्रकार से समांतर क्रम संयोजन होगा कि अपने पास में ये 3 प्रतिरोध हम मान लेते हैं। एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध अपने पास ये है। 3 प्रतिरोध हैं। अब तीनों प्रतिरोधों के जो प्रथम सिरे हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और इसी प्रकार इनके जो दूसरे सिरे हैं वो भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब तीनों प्रतिरोधों को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं एक कुंजी।
ये बैटरी है V। इसका प्रतिरोध है R1 और इसका प्रतिरोध है R2, इसका प्रतिरोध है R3 और ये जो प्रतिरोध हैं ये बिंदु A और बिंदु B के बीच में स्थित है। आप देख सकते हो A और B के बीच में प्रतिरोध R1 स्थित है, A और B के बीच में ही प्रतिरोध R2 स्थित है, A और B के बीच में ही प्रतिरोध R3 स्थित है और A और B के बीच में ही जो बैटरी है वो लगी हुई है। यानी कि अपने पास बिंदु ए बी के बीच में ही सारा का सारा काम हो रहा है, बिंदु है वो नहीं बदल रहे हैं, ये बात याद रखनी है। अब समांतर क्रम में हम पढ़ रहे हैं, तो समांतर क्रम में इनका सभी का जो प्रथम सिरा है, इस प्रतिरोध का भी प्रथम सिरा, इसका भी प्रथम सिरा और इसका भी प्रथम सिरा, ये किसी एक बिंदु पर जुड़े हुए होते हैं और इसी प्रकार इसका दूसरा सिरा, इसका भी दूसरा सिरा और इसका भी दूसरा सिरा, ये किसी एक बिंदु पर जुड़े हुए होते हैं। ये बिंदु हमने ए मान लिया है, ये बिंदु हमने मान लिया बी। अब इसमें प्रवाहित है, बैटरी हमने जोड़ दी है तो इसमें धारा प्रवाहित है वो होने स्टार्ट हो जाएगी जैसे हम इस कुंजी को लगाएंगे। अब यहाँ तक धारा देखना सेम आ रही थी, अब जैसे यहाँ पर आएगी ये धारा तीन भागों में बढ़ जाएगी क्योंकि इसके तीन रास्ते हो गए हैं। रास्ता बदल रहा है तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रास्ता बदल रहा है तो धारा का मान भी बदलेगा। तो इसमें रास्ते हैं वो बदल रहे हैं, एक रास्ता ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो धारा का मान बदल जाएगा। इस रास्ते पर मान लेते हैं धारा जा रही है I1, इस रास्ते पर धारा जा रही है I2 और इस रास्ते पर धारा जा रही है I3। ठीक है, I1 I2 I3। अगर बिंदु बदल रहे हैं तो विभवांतर का मान भी बदलेगा, लेकिन इसमें आप देख सकते हो बिंदु है वो नहीं बदल रहे हैं। A और B के बीच में ही प्रतिरोध R1 है, A और B के बीच में ही प्रतिरोध R2 है, A और B के बीच में ही प्रतिरोध R3। बिंदु नहीं बदल रहे हैं, विभवांतर का मान भी नहीं बदलेगा। विभवांतर आएगा V, इसका भी V और इसका भी V, क्योंकि हमारे पास में बिंदु है वो नहीं बदल रहे हैं। तो ये अपने पास इसका परिपथ हो गया है एक समांतर क्रम संयोजन के लिए। अगर हम इसके संगत तुल्य परिपथ बनाना चाहें, तुल्य परिपथ यानी कि इस परिपथ का काम एक अकेला परिपथ कर देगा, उसको हम बोलेंगे तुल्य परिपथ। यहां पर है बिंदु A, यहां पर है बिंदु B। कितने प्रतिरोध यहां पर लगे हुए हैं, 1 2 3, तो यहां पर हम एक लगाएंगे R तुल्य, विभव है इसका V और यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है I। ये इसके संगत हो गया है तुल्य परिपथ। ये हमने तुल्य परिपथ यानी कि इस परिपथ जो पूरे परिपथ का काम है ये अकेला परिपथ कर रहा है, उसको हम बोलेंगे तुल्य परिपथ। इसमें R1 R2 R3 है, तो जो R तुल्य है वो किसके बराबर में होगा, R1 R2 R3 के। विभवांतर का मान इसमें चेंज होगा नहीं क्योंकि बिंदु है वो नहीं बदल रहे हैं, इसलिए V का V आ गया है। यहाँ पर है बैटरी और बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें तीन भागों में धारा बैटरी है, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि जो ये जो I है ये किसके बराबर में होगा, I1 I2 और I3 के बराबर में। अब हम देख रहे हैं इसका तुल्य प्रतिरोध वो किस प्रकार से निकालेंगे, देखना ओम के नियम से। ओम के नियम से प्रतिरोध R1 के लिए, प्रतिरोध R1 के लिए, तो देखना ओम का नियम हमें पता है V इक्वल टू होता है I R। ठीक है, विभवांतर का मान नहीं बदल रहा है, V का V रख दिया है। धारा बदल रही है तो I1 प्रतिरोध है R1, तो धारा बदल रही है तो I1 इक्वल टू हम करेंगे तो आएगा V अपॉन R1। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब प्रतिरोध R2 के लिए, प्रतिरोध R2 के लिए, तो R2 के लिए कितना आ जाएगा, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब प्रतिरोध R3 के लिए, प्रतिरोध R3 के लिए, R3 के लिए कितना आएगा, I3 इक्वल टू V अपॉन R3, इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। अब तुल्य परिपथ, तुल्य परिपथ से ना इजी कैलकुलेशन है, तुल्य परिपथ से यानी कि तुल्य परिपथ है वो धारा का मान क्या कर रहा है, ये जो
I1 I2 I3 हो रहा था, ये सिर्फ अकेला I ले रहा है, तो इसमें धारा आ जाएगी I अपॉन V अपॉन R तुल्य। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है। अब परिपथ से हमें पता है कि धारा I है वो तीन भागों में बट रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो समीकरण 1 2 3 4 से हम मान रख देते हैं इसमें। समीकरण 1 2 3 व 4 से समीकरण 1 है I1 V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। सबसे पहले I का मान है V अपॉन R तुल्य, यहाँ पर रखेंगे V अपॉन R तुल्य इक्वल टू I1 का मान है V अपॉन R1, ये रख दिया है V अपॉन R1। I2 का मान है V अपॉन R2 और ये है V अपॉन R3। अब V अपॉन R तुल्य इक्वल टू हम करेंगे, इसमें V है वो कॉमन आ रहा है, ये V रहा, इसमें भी V है और इसमें भी V है, V को कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखना V से V कैंसिल हो गया है, अपने पास 1 अपॉन R तुल्य है वो क्या बचा है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो तीन प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध है वो अपना इतना आएगा, यानी कि यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये तो तीन प्रतिरोध हैं, यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता है वो कितनी आएगी 1 अपॉन R तुल्य इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन Rn। यदि हम बहुत सारे प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध का मान अपने पास ये आएगा। तो ऐसे संयोजन को हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। एक बार इसको और समझते हैं, यानी कि इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे आपस में जुड़े होते हैं, सभी प्रतिरोधों के एक सिरे आपस में जुड़े होते हैं तथा इसी तरह दूसरे सिरे भी आपस में जुड़े होते हैं, इसी तरह दूसरे सिरे भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे संयोजन को बोला जाता है समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें हमने एक बैटरी लगा दी है ताकि इसमें धारा प्रवाहित हो सके और इसमें कुंज लगा दी है। जैसे में कुंज को ऑन करेंगे इस परिपथ में धारा बहने स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही धारा यहाँ तक पहुंचेगी इसमें रास्ते इसके है वो तीन हो जाएंगे, एक रास्ता इस साइड जा रहा है, एक इस साइड और एक इस साइड। और आपको बताया गया था कि अगर रास्ता चेंज हो रहा है तो धारा का मान भी चेंज होगा। तो यहाँ से बाद में धारा है वो तीन भागों में बढ़ जाएगी, एक तो I1 एक I2 और एक I3। तीन भागों में धारा बढ़ गई है, I इक्वल टू I1 I2 और I3। लेकिन इसमें जो बिंदु है वो इसमें नहीं बदल रहे हैं। ए और बी बिंदु के बीच में प्रतिरोध R1 लगाया हुआ है, ए और बी बिंदु के बीच में प्रतिरोध R2 लगाया हुआ है और ए और बी बिंदु के बीच में प्रतिरोध R3 है और ए और बी बिंदु के बीच में ही बैटरी लगी हुई है। यानी कि बिंदु नहीं बदल रहे हैं तो विभवांतर का मान भी नहीं बदलेगा, इसका भी V, इसका भी V और इसका भी V होगा। अब इसके संगत हम तुल्य परिपथ यहाँ पर बना रहे हैं, तो यानी कि अब जो ये R1 R2 R3 हो रहा था हम तीनों को मिला के लिख सकते हैं R तुल्य। तो यहाँ पर लिख दिया R तुल्य और यहाँ पर जो धारा थी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पर सिर्फ अकेली धारा आएगी और सिर्फ I बहेगी, यानी कि ये जो I है वो किसके बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। अब तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे तो उसके लिए हम लगाएंगे ओम का नियम। तो प्रतिरोध R1 के लिए तो V इक्वल टू होता है IR1, धारा इसमें अलग अलग है तो धारा निकालेंगे I1 इक्वल टू V अपॉन R1। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 के लिए V2 अपॉन V अपॉन R2 और R3 के लिए V अपॉन R3 और तुल्य परिपथ से V अपॉन R तुल्य। इसको समीकरण नंबर दे दिया है 4। अब परिपथ से ये रहा परिपथ से जो धारा दिख रही है I, ये तीन भागों में बट रही है I1 I2 और I3। तो परिपथ से हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सारे के सारे मान अपने पास में है, समीकरण 1 2 3 4 से हमने इसमें मान रख दिए हैं। तो अपने पास जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इतना आएगा। यदि अगर n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध है वो इतना आ जाएगा। अब इसमें 2 पॉइंट और हैं वो करते हैं और फिर इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं।
पहला पॉइंट है इसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान रहता है। यह अभी हमने किया है कि इसमें बिंदु नहीं बदल रहे थे और बिंदु नहीं बदल रहे हैं तो विभवांतर का मान समान रहेगा। इसमें V है वो तो क्या रहता है समान, लेकिन धारा I है वो क्या होती है अलग अलग होती है। धारा का मान है वो चेंज होता है जबकि विभवांतर का मान चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इस प्रतिरोध में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए निम्नतम प्रतिरोध से भी कम होता है। देखना एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। अपने पास में 3 प्रतिरोध हैं। एक प्रतिरोध R1 है वो 1 ओम का है, R2 है वो है 2 ओम का और R3 है वो है 3 ओम का। आप इसकी जगह कुछ भी प्रतिरोध ले सकते हो, 4 5 6 ले लो, 2 4 8 कुछ भी प्रतिरोध हो सकता है। मैंने ये ले लिया है 1 2 3 ओम के 3 प्रतिरोध ले लिए। अब तो समांतर क्रम के लिए जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या होता है 1/R तुल्य इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। अब 1/R तुल्य इक्वल टू हम करेंगे R1 का मान है 1, R2 का मान है 2 और R3 का मान कितना है 3 है। लघुत्तम ले लेते हैं इसका, लघुत्तम आ गया 6। ऊपर कितना बचेगा 6, 2 दिया 6 और 3 दूनी 6। अब 6 और 3 हो गए 9, 9 और 2 11, 11/6 आ गया है 1/R तुल्य। 1/R तुल्य का मान है 11/6। तो R तुल्य इक्वल टू करेंगे तो अपने पास आएगा 6/11 या फिर R तुल्य इक्वल टू 0.5। तो ये लाइन यहाँ पर लिखी है कि इस प्रतिरोध में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए निम्नतम प्रतिरोध से भी कम होता है। निम्नतम प्रतिरोध देखना 1 है और तुल्य प्रतिरोध आया 0.1, यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आपको जो दिए हुए प्रतिरोध होंगे उससे भी कम आएगा। तो R तुल्य इक्वल टू आ गया 0.5। यानी कि इसमें 3 प्रतिरोध हमने लिए, 1 ओम का, 1 2 ओम का, 1 3 ओम का। समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला 1/R तुल्य 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R तुल्य इक्वल टू हो गया R1 का मान 1, R2 का मान 2, R3 का मान 3। तो लघुत्तम आ गया इसका 6, 6 प्लस 2 दिया 6 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 3 11/6 या R तुल्य करेंगे तो 6/11 या 0.5। तो इस प्रतिरोध में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए निम्नतम प्रतिरोध से भी क्या होता है कम होता है। तो इस प्रकार से अपने टॉपिक है वो खत्म हो गया है। प्रतिरोधों का संयोजन, दोनों संयोजन हमने पढ़ लिए हैं, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। थैंक यू।